सो आज के लेक्चर में भी हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, जो कि और ज्यादा प्रैक्टिस करने लायक होंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप्स डिराइव किया जा सकता है। ओके, तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आपको होमवर्क असाइनमेंट जो दिया था, तो उसमें से अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो आप जस्ट बोल सकते हो, पूछ सकते हो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस उसमें भी थे ऑलरेडी। ओके, तो अगर उसमें भी अगर कुछ डाउट है आपको तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं आराम से अभी। यस सर, वो क्वेश्चन 10 में थोड़ा डाउट था। फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा असाइनमेंट? फर्स्ट असाइनमेंट 10 क्वेश्चन। ओके, कैन यू रीड द क्वेश्चन? सर, आई डोंट हैव दैट। मेरे पास भी नहीं है वो फिर देखना पड़ेगा, पर ठीक है। ऐसा करेंगे कि यू जस्ट सॉल्व देम एज इट इज, जितना आपके आपसे हो सकता है उतना सॉल्व करो। फिर डाउट सेशन जो है वो हम थोड़ा सा मंडे को रखेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, दोनों दोनों जो असाइनमेंट्स है, मैंने कल भी एक और एक असाइनमेंट शेयर किया था आपके आपके साथ, तो उसमें भी हाँ वो भी ट्राई करो, और उसमें भी जो डाउट्स रहेंगे तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल अभी आज के लेक्चर में हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश, नए रिलेशनशिप्स कैसे इस्टेब्लिश करने होते हैं। तो वो देखो ठीक से। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि सपोज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, depends on number one its length and number two the gravity। ओके, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, L एंड G, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिनोटेड कैपिटल T, and we just want to find out the expression for time period of the simple pendulum using dimensions, ठीक है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हालांकि अभी ऑलरेडी हमको पता है, लास्ट लेक्चर्स में अगर आपको याद है तो हमने ऑलरेडी t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g, ये इक्वेशन ये वाला इक्वेशन जो है वो हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है, ठीक है? नहीं, हमने वेरीफाई कर किया था ये वाला इक्वेशन, और इस इक्वेशन को यूज करके ही हमने मतलब डायमेंशंस को यूज करके ये इक्वेशन हमने वेरीफाई किया था। तो ये इक्वेशन करेक्ट है, ये हमको पता है। सो दैट दिस इज द इक्वेशन वी हैव टू डिराइव। बट अभी जस्ट मेथड चेक करने के लिए, मतलब मेथड देखने के लिए हम अभी देखेंगे कि हाउ इट कैन बी सीन। Okay, so here you can just see that this t is suppose is directly proportional to the some power of L and some power of G। okay, तो यहाँ पे हम ले लेंगे L का और G का कोई ना कोई पावर जो कि अननोन होगा, हमको पता नहीं कितना है वो, बट वी कैन जस्ट कीप इट एज A and B बाय डिफॉल्ट। ओके, अभी फिलहाल उसको हम A और B बोल देंगे, and we will have to find it out। so in order to find it out we can just take the constant k here, and L raised to A and G raised to B just kept as it is, and here we will try to find out the values of A and B using dimensions। okay, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि t का जो डायमेंशन है तो वो एक्चुअली बन जाएगा डायमेंशन ऑफ दिस होल थिंग, दैट इज k into dimensions of L raised to A into dimensions of G raised to B, where dimensions of t मतलब t1 आएगा, क्योंकि इट्स अ टाइम पीरियड ना, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ टाइम ओनली, ठीक है? तो ये टाइम ही है,
इसलिए टाइम का डायमेंशन वो तो t1 ही होगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस k हियर just because it is constant. It is dimensionless constant. It's a pure number, and that's why we have to just skip this. And L जो है, it is going to be the length of the pendulum, right? तो इसलिए फिर लेंथ होने की वजह से उसका डायमेंशन क्या आएगा? L1 आएगा. बट उसका जो पावर है, वो हमको A लिखना है as it is. और यहाँ पे G का जो पावर है, तो वो B है. लेकिन G का डायमेंशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन. जो कि हमको पता है ऑलरेडी कि इट इज एक्सेलरेशन सो दैट देयरफॉर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन हुआ करता है वही इस g का भी डायमेंशन होगा दैट इज l1 t minus 2 okay and then we can be able to get this in the next step that is t1 is equal to here it is going to be l raised to a okay and in the second bracket here it will be l raised to b and t raised to minus 2b correct है and then we can be able to get this t1 to be simply equal to yes so यहाँ पे फिर l raised to a or l raised to b adds up together and we'll just have this as l raised to a plus b correct है and then t raised to minus 2b will be just kept as it is and now we'll be able to equate the powers of l and t on both sides but as we have just mentioned last time कि यहाँ पे अगर t का डायमेंशन है t का पावर है 1 और यहाँ पे t का पावर माइनस 2 भी है तो उसको तो हम इक्वेट कर सकते हैं नो डाउट लेकिन l जो है वो यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है लेकिन इधर तो l है ही नहीं तो ऐसे केस में हमको क्या करना होगा इसको हमको l raised to 0 कंसीडर करना होगा यस वेरी गुड so and then we can just be able to compare so now if we just compare then we can get the value of a plus b to be simply 0 and the value of minus 2b is going to be actually 1 so if we just solve these two equations then we can get able to get this b equal to 1 upon minus 2 ठीक है 1 upon minus 2 मतलब ये minus 1 by 2 ठीक है but if we just put this value here then we can be able to get this a plus minus 1 by 2 is equal to 0 if we just shift this minus 1 by 2 in that side then we can be able to get this a is equal to plus 1 by 2 and along with this both of these values of a and b we can just find out the expression for period finally if we just put these values in equation number 1 okay which is this one here ये equation 1 है तो इसमें हमको मिलेगा नहीं या तो फिर इसको 1 देख के रखेंगे this will be the equation number 1 okay so if you just put the values here then we get this t is equal to k into l raised to a which is half yes and into g raised to b which is minus half okay so this is minus half here and as we know that anything raised to minus negative power means 1 upon positive power okay तो इसका नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा देखो तो उसको हम लिख सकते हैं l raised to half upon g raised to half that's it okay and then we can be able to get this l raised to half as root l and g raised to half will be expressed as root g correct and hence we can get this t is equal to some constant k into root l upon root g okay and then we can be able to get this k into root can be combined for both l and g so as to get this as a final equation but again we already know that this k is equal to 2 pi because we already know the expression for time period right and hence okay so expression for time period is actually 2 pi root l by g जो मैंने अभी भी लिखा था तो उससे हमको ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा that is 2 pi root l upon g as the final equation for time period of simple pendulum getting it yes okay so we can just take the screenshot of this okay let us see one more equation
Yes. Okay. Here, frequency of vibration of a wire depends on number one, tension in that wire, or not wire, let us take it as a string. Okay, किसी भी स्ट्रिंग को जब हम प्लग करते हैं तो उससे वो वाइब्रेट करने लग जाता है, तो उसका जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है वो इन दो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. सबसे पहला है टेंशन, दैट इज डिनोटेड बाय टी. द सेकंड इज, अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैन बी डिनोटेड बाय एन. ओके, so the frequency depends on the tensions in the string, that is T. Then it also depends on the length of the string, that is L. And this third one is its linear mass density. Okay, linear mass density, that is denoted by mu, suppose. Okay, तो देखो ठीक से, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी. अभी इसमें से हमको निकालना है what is the formula for frequency. Find the formula for the frequency using dimensions. ठीक है, तो डायमेंशंस यूज करके फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो अभी इसमें लेट अस अज्यूम एज यूजुअल दैट द फ्रीक्वेंसी n actually depends on these three quantities, but we don't know their powers. Okay, इनके पावर्स हमको पता नहीं है. So let us take it as t का पावर a, l का पावर b और mu का पावर c. ऐसे तीन कोई भी रैंडम नंबर्स ले लेंगे और यहाँ पे इसको इक्वेशन में बना देंगे, t raised to a, then l raised to b and mu raised to c. ये हमारा इक्वेशन बन गया. ठीक है, and the aim in this derivation here is going to be the finding the values of a, b and c. Okay, तो अब यहाँ पे हमको a, b, c के वैल्यूज ढूंढ के निकालने हैं. सो उससे पहले हम यहाँ पे इस कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे यहाँ से, so that this constant k will be introduced here and t raised to a, l raised to b and mu raised to c will be there. Okay, and then we can just take the dimensions on both sides. So the frequency का dimension is equal to k का dimension into t raised to a का dimension, फिर l raised to b का dimension और mu raised to c का dimension. ये सब हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा. तो हम ये यस, तो नेक्स्ट स्टेप में अभी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमको ढूंढना है. व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी? यू नो, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, है कि नहीं? तो इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम. ये फॉर्मूला है उसका. तो अभी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस तो कोई डायमेंशन तो है नहीं, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज द नंबर, इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. बट टाइम जो है, टाइम का डायमेंशन तो होता है ना, क्योंकि वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है. इसलिए इसका डायमेंशन क्या बनेगा? सिंपली नथिंग अपॉन t raised to 1, which will just go up and it will become actually t raised to -1. ठीक है, यहां तक समझा ठीक से फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कैसे निकाला? ओके, बाकी लेंथ जो है वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन तो L1 ही आने वाला है, नो डाउट. बट व्हाट अबाउट म्यू हियर? म्यू का क्या? हाउ विल यू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ दिस म्यू हियर? म्यू मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, लीनियर मास डेंसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, करेक्ट है? मास अपॉन वॉल्यूम. सेम वैसे ही लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन लेंथ, नॉट द वॉल्यूम बट लेंथ. रिमेंबर, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है ना, तो स्ट्रिंग को लेंथ होता है कि नहीं? स्ट्रिंग इज अ लीनियर ऑब्जेक्ट and that's why linear mass density is more important in case of string. ठीक है, and that's why we can just define it as the mass upon length as the dimensions of linear mass density. Okay, yes सर वापस से समझाओगे ये वाला? हाँ, ये फ्रीक्वेंसी का समझा ठीक से? हाँ सर. ओके, नहीं सर, पूरा ही समझा था ना एक बार, समझ में नहीं आया पूरा सर.
अच्छा, स्टार्टिंग से। हाँ सर, वो समझ में नहीं आया। ओके ओके ओके, देखो क्या दिया है हमको कि फ्रीक्वेंसी, कोई भी स्ट्रिंग जो रहता है ना, स्ट्रिंग, उसको जब हम प्लग करते हैं तो उससे वो वाइब्रेट करना लगता है। तो किस फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट करता है, वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता हुआ दिखाई देता है। कि जितना हम उसको टाइट पकड़ेंगे तो उसके ऊपर वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा। उसका लेंथ कितना है, कितना लंबा वो स्ट्रिंग है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और तीसरा, उसका मास डेंसिटी कितना है। मास डेंसिटी मतलब एक तरह से कितना हेवी है वो क्योंकि हम देखते हैं ना कि कोई कोई स्ट्रिंग्स जो है वो ऐसे हल्के मटेरियल से बने हुए होते हैं, तो वो लाइट होते हैं, तो दे कैन वाइब्रेट फास्ट। बट कोई कोई स्ट्रिंग्स जो है वो मेटल के बने हुए होते हैं, तो उनका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा हेवी टाइप का होता है, इसलिए उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं उसको। अभी लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, वही हमको यहाँ पे समझना है। और टेंशन तो हमको पता है, टेंशन इज गोइंग टू बी द फोर्स। ठीक है, फोर्स, क्योंकि जितना टाइट हम पकड़ेंगे उतना ज्यादा हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब खींचना पड़ेगा ना उसको। तो खींचना या पुल करना या पुश करना, ये सब एक तरह से फोर्स में ही आ जाता है। इसलिए ये जो टी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो एक्चुअली टेंशन है। टेंशन मतलब ये वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। ज्यादा से इसको हमको फोर्स का डायमेंशन जोड़ना है, नो डाउट। और लेंथ तो चलो वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो हमको पता है, नो डाउट। लेकिन लीनियर मास डेंसिटी का क्या, तो लीनियर मास डेंसिटी के लिए हमको क्या करना है, मास पर यूनिट लेंथ कंसीडर करना है। देखो क्योंकि नॉर्मल डेंसिटी मतलब क्या होता है, देखो डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मली डेंसिटी, करेक्ट है। बट हियर इन दिस केस द लीनियर डेंसिटी जब हम बोलते हैं तो लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, not the mass upon volume but it will be actually mass upon length. Okay, तो mass upon length को linear density बोलते हैं। There is a third type of density which is called as the areal density. Remember, areal density. अब ये क्या माजरा है, areal density का मतलब क्या, क्योंकि जो भी फ्लैट सरफेस होते हैं ना, जैसे लाइक पेपर और प्लेन शीट ऑफ चार्ज और प्लेन शीट ऑफ मेटल, और कोई भी एक टेबल का सरफेस जो होता है या प्लाईवुड जो होता है, प्लाईवुड, तो उनके केस में ना एरिया बहुत ज्यादा मैटर करता है। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए वहां पे हमको मास पर यूनिट एरिया ये कंसेप्ट कंसीडर करना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसको ही हम एरियल डेंसिटी बोलते हैं। तो देखो मास पर यूनिट लेंथ बोल दिया तो वो बन गया लीनियर डेंसिटी। अगर मास पर यूनिट एरिया निकालना तो वो एरियल डेंसिटी बन गया। और मास पर यूनिट वॉल्यूम बन गया तो उसको वॉल्यूम डेंसिटी भी बोल सकते हैं, बट जिस सिंपली डेंसिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसमें से यहाँ पे हमको लीनियर डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए ये लीनियर मास डेंसिटी जो है वो उसका जो डायमेंशन है, तो उसका डायमेंशन निकालने के लिए हमको मास को लेंथ से डिवाइड करना है। तो मास का जो डायमेंशन है वो तो हमको पता है ऑलरेडी, m1 है। और लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो तो l1 होता है। और इसलिए इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये l1 ऊपर जाके -1 बन जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पे जो लीनियर डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो m1 एंड l-1 बनेगा। ठीक है, और रही बात फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता क्या है, फ्रीक्वेंसी means the number of vibrations per unit time, number of vibrations made per second। एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन करता है ये बॉडी, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको बोल दिया कि एक स्ट्रिंग जो है वो मान लो कि 200 बार वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, एक सेकंड में, या चलो 5 सेकंड में। देखो 200 बार वाइब्रेट करता है 5 सेकंड में, तो उसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ। अभी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, राइट। तो अगर 200 बार वाइब्रेट करता है 5 सेकंड में तो 200 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स, तो 40 सेकेंड 40 वाइब्रेशन। so 40 vibrations per second, this will be actually called as the frequency of that vibration of that wire। तो कोई भी वायर का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को टाइम से डिवाइड करना होगा, तो तब जाके हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो ये उसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम। बट अभी इसमें क्या है ना कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, बिकॉज इट्स अ नंबर। जैसे ये 200 इट्स अ नंबर, बट 5 सेकेंड्स ना ये टाइम है।
तो इसलिए टाइम को डायमेंशन होंगे, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसलिए उसका t1 ये डायमेंशन बनेगा, जो ऊपर जाके t-1 बन जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर न्यूमरेटर वाले को तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, बाकी डिनोमिनेटर में जो डायमेंशन है वो ऊपर जाके नेगेटिव बनेंगे, और इसलिए वो t-1 बन जाएगा। These are the dimensions of frequency and this is the dimension of the linear mass density. अभी तक समझ में आया इधर तक ठीक से? ओके, बाकी टेंशन का जो डायमेंशन है उसका तो कोई सवाल नहीं कर रहा होता, वो एक्चुअली फोर्स है, जैसा अभी पहले बताया कि फोर्स होने की वजह से उसका जो डायमेंशन है वो हमको पता होना चाहिए, m1 l1 t-2, ये डायमेंशंस होते हैं फोर्स के, उसको ही हमने यहाँ पे t करके डिनोट किया है। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन मत करो कि t का मतलब यहाँ पे टाइम मत समझो, क्योंकि वो मिस्टेक हो सकता है, और कई बार ऐसा हो भी जाता है कि हम जहाँ पे भी t देखते हैं, कैपिटल T स्पेशली, तो उसको हम मोस्टली टाइम समझ लेते हैं गलती से, बट वी हैव टू अवॉइड दैट मिस्टेक, ठीक है। t इज नॉट गोइंग टू बी द टाइम, बट इट इज द टेंशन, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही एक्सप्रेस करके रखा है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही हमको बोला गया है कि t मतलब टेंशन है, तो टेंशन का मतलब क्या होता है, खींचना ना, खिंचा हुआ, तो उसको तो फोर्स का डायमेंशन लगाना जरूरी होगा। तो देखो ये सबके डायमेंशन तो हमको मिल गए, अभी इनको यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन के अंदर अगर हम सभी डायमेंशन पुट कर देंगे तो ये देखो ये वाला इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा, तो इस तरफ क्या मिलेगा हमको बताओ। देखो यहाँ पे मिलेगा n का डायमेंशन, जो कि ये देखो इधर n का डायमेंशन t-1 है, यस, सो t-1 kept as it is which is going to be equal to k, तो चलो डायमेंशन लेस है नो डाउट, ये t⁻a आने वाला है। अब यहाँ पे हमको t के डायमेंशंस डालने हैं और उसका पावर a करना है, ठीक है। तो टेंशन का डायमेंशन तो हमको ऑलरेडी पता है, इट इज द फोर्स ना, तो इसलिए फोर्स का डायमेंशन जो होगा वो यहाँ पे हमको डालना होगा, तो इसलिए m1 l1 t-2 हमने यहाँ पे डाल दिया, just forget about this, no need to write that, okay। Then again here it is length, the second term is length raised to b, right? So length का डायमेंशन l1 होता है और उसका पावर b हमको करना है, ठीक है। और तीसरा है mu raised to c, बट अभी यहाँ पे देखो mu का मतलब क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, जिसके डायमेंशन हमने अभी भी ढूंढ के निकाले हैं, और वो m1 l-1 मिल रहे हैं, तो इसलिए m1 l-1, this will be actually the dimensions of this mu here, okay, and then we can just be able to get this t-1 which is just kept as it is। अच्छा, इसमें भी यहाँ पे देखो इस तरफ m भी है, l भी है और t भी है, लेकिन इस तरफ सिर्फ t दिख रहा है, तो क्या करना है, m l है ही नहीं, तो इसके लिए हमको यहाँ पे m का जो पावर है वो 0 और l का भी 0 कंसिडर करना है, ताकि हम कंपेयर कर सके, ठीक है। एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो m का पावर a यहाँ पे लग जाएगा, फिर l का भी a पावर और t का -2a पावर लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। अभी सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है हमको, l⁻b दिख रहा है कि नहीं, तो ये देखो l⁻b आ गया। फिर थर्ड ब्रैकेट में हम देख रहे हैं, अच्छा ये c भी है, भूलो मत, तो इसलिए m का c पावर एज इट इज, और यहाँ पे l का जो है वो -c पावर बन जाएगा, ठीक है। और अभी जब कंबाइन करेंगे तो देखो क्या होगा, m का एक ही पावर आने वाला है, l का भी एक ही पावर आने वाला है और t का भी एक ही पावर आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, तो इस तरफ m का कितना है पावर, ये इधर a है और इस तरफ c दिख रहा है, तो a प्लस c मतलब क्या हो गया, तो उसको हम एज इट इज रख देंगे a प्लस c, ओके, दिस विल बी द फर्स्ट टर्म and this must be actually equal to this m⁻0 l⁻0 and t⁻1 here, okay। l का पावर क्या आएगा, देखो l⁻a इधर दिख रहा है, b इधर है और इधर -c है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया तीनों ऐड करके, a plus b minus c, okay, so this is a plus b minus c will be there in the power of l, and what about t, t तो अकेला है, तो उसका जो पावर है वो तो -2a ही है, तो इसलिए वो एज इट इज रख देंगे, खत्म, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी इक्वेट करने हैं m का पावर इधर का और m का पावर इधर का, इधर l का पावर इधर का और इधर का, और t का भी दोनों तरफ का पावर हमको इक्वेट करना, जिससे हमको तीन इक्वेशंस मिलेंगे, जिससे हम a b c ये तीन वेरिएबल्स ढूंढ के निकाल सकेंगे, ठीक है ना, तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल रहा है हमको, m का पावर इक्वेट करने से a प्लस c का वैल्यू 0, ओके, सो वी गेट दैट
A plus C is going to be 0. This is the first equation we have obtained here. The second is A plus B minus C is going to be 0 again. Okay, so this is A plus B minus C is going to be 0. This gives equation number 2. This is going to be 1. Okay, and then we can just equate the power of t, which gives minus 2a is equal to minus 1. So see here, this is going to be the equation number 3. करेक्ट है? अभी क्या करना है, इन दो इस पूरे इक्वेशन को अगर -2 से डिवाइड कर दो तो देखो क्या होगा, -2a अपॉन -2 which is going to be -1 अपॉन -2. करेक्ट है? सो -2 के कैंसिल हो जाएगा और हमको बचेगा a is equal to 1/2. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a has been obtained here. तो ये वैल्यू हमने निकाल दिया. ठीक है, just once you get the value of a, we can just put it in the any one of the equations, 1 or 2. 1 will be better here. So put this value in equation number 1 and get this as 1/2 plus c is equal to 0, which gives c is equal to 0 minus 1/2. correct है? That means c will be actually minus 1/2. getting it? So c का भी वैल्यू को मिल गया. चलो ठीक है, अभी c का मिला, a का मिला, b का बचा है ना, तो 2 में डाल दो ये वैल्यूज. तो if you just put these values in equation number 2, then we can be able to get a plus b minus c ना. तो a का वैल्यू कितना है देखो, ये देखो 1/2 है, ये डाल दिया इधर, प्लस b पता नहीं है हमको, माइनस c का वैल्यू c के जगह पे डालना है, लेकिन c ऑलरेडी नेगेटिव है, देख रहे हैं? तो c का वैल्यू -½ यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे -½ ब्रैकेट में -½ आएगा. समझो ठीक से? and that is going to be equal to 0. अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, this will be 1/2 plus b and this minus of minus will become plus half and that is going to be equal to 0. So that this b will just kept as it is, plus 1/2 plus 1/2 will actually become 2/2 and that is going to be 0, which actually means b plus 1, 2 cancel हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा. So you can just get this b plus 1 is equal to 0, which means b must be equal to -1. So b का भी वैल्यू हमको मिल गया, देखो ठीक है. So once we get the value of b, all the values are obtained already. a is half, b is -½ sorry, c is -½ and b is -1. if you just put all these values in this equation, इसको हम चाहिए तो a बोल देंगे, चलेगा? equation a. So if you just put all the values in the equation a, because 1 is already reserved ना, इसलिए तो a में अगर डाल देंगे सब वैल्यूज तो हमको क्या मिलेगा, देखो फ्रीक्वेंसी n will actually be equal to, ठीक है ना, तो k into, अभी यहाँ पे t का जो पावर है वो a है. a मतलब क्या है यहाँ पे देखो, it's 1/2, correct? okay, so this is t raised to 1/2 into l raised to b and b is nothing but -1, correct है? so this is -1 here and c का जो वैल्यू है वो -1/2 है, जो कि mu का पावर है. yes, so it will be mu raised to -1/2. okay, and then we can be able to solve this further so as to get this k into, yes, t raised to ½ just kept as it is. and what is l raised to -1 here? l का पावर -1 मतलब 1/l बन जाएगा, वो ये बन गया 1/l. ओके, एंड mu raised to -½ मतलब फिर से 1/mu raised to +½ लिख सकते हैं उसको. so this is 1/mu raised to ½. okay, yes, but we know that anything raised to ½ means root of that thing, right? तो raised to ½ का मतलब रूट होता है, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, n will be actually equal to k into root t into 1/l into 1/root mu. ओके, अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना तो n can be written as k into, here it is, 1/l is just kept as it is and here this root of t and root of mu can be combined together and even इनके जो रूट्स है वो रूट भी हम कंबाइन कर सकते हैं, so that you can just get in the next step, that is frequency n is equal to k into 1/l into root of t by m, sorry, t by mu. yes, this is going to be the formula for the frequency of the vibration of a string
in terms of the tension and length and linear mass density and the value of k. वैसे भी हमको ये value of k जो है वो वैसे भी experiment में से ही मिलने वाला है. So it is not expected from your side to remember the value of k for each and every equation, but if we can just put it as it is here. ये यहाँ तक भी अगर आप छोड़ दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर. बट चलो ठीक है, अगर हमको पता है तो वी कैन जस्ट से दैट इज k is 1/2 which is found from experiments. We cannot find this out using theoretical basis. तो ये theoretical basis पे हमको इस लेवल पे अभी तक नहीं पता है कैसे निकालने का. हाँ, आगे चल के जब हम ये इक्वेशन देखेंगे, जब स्टडी करेंगे और लिटरली उसको theoretical basis पे प्रूव करेंगे, तभी हमको ये पता चलेगा कि how it comes out to be half. ठीक है, so and then we can just put it here. But अभी यहाँ पे फिलहाल डायरेक्ट इसको डाल दो, तो यहाँ पे k के बदले अगर हाफ डाल दो तो ये 1/2 into 1/L into root of t by mu, जिसको ही हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में L is equal to 1/2L into root t by mu. This will actually the final equation for the frequency of vibration of any string, ठीक है, of length L and which is stretched by the tension T and which has a linear mass density mu. Okay, so this is the whole expression. अगर कुछ नहीं समझा, कोई भी स्टेप अगर नहीं समझा तो जरूर पूछो और just take the screenshot. हो गया? Okay. Let us see one more example of the same type. Let us say that the pressure exerted by any liquid depends on, ठीक है, अभी प्रेशर जो है, कोई भी एक लिक्विड कॉलम जो होता है उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो हमारे पास तीन चीजें हैं. एक तो है हाइट ऑफ दैट लिक्विड कॉलम, उसको हम h से डिनोट कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्वियसली g से डिनोट कर सकते हैं उसको. और तीसरा जो है वो डेंसिटी. चलो, सेकेंड इज सपोज द डेंसिटी of that liquid which is denoted by d, and the third one is the gravity, मतलब acceleration due to gravity, okay, which is denoted by g here. Okay, so इन तीनों चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो अभी how will you express the pressure in terms of these three using dimensions only. तो dimensions यूज करके सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, p depends on some power of h, some power of d and some power of g. करेक्ट है? क्या किया हमने, h d g इन तीनों के कोई ना कोई पावर जो है वो मिसिंग ले ली. ये अननोन पावर्स है तो हमको पता नहीं, बट वी कैन जस्ट फाइंड देम आउट यूजिंग द डायमेंशंस हियर. सो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के बदले इक्वलिटी आ जाएगा, k कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, और h रेस टू a, d रेस टू b और g रेस टू c will be just kept as it is. Okay, and then we can just take the dimensions on both the sides. Okay, तो दोनों तरफ अगर हम डायमेंशंस ले लेंगे तो हमको मिलेगा प्रेशर का डायमेंशन इज इक्वल टू k जो कि कांस्टेंट है उसका डायमेंशन इनटू h रेस टू a का डायमेंशन, फिर d रेस टू b का डायमेंशन और g रेस टू c का डायमेंशन. जहां पे प्रेशर का जो डायमेंशन है वो ऑलरेडी हमको पता है क्या है. प्रेशर का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया होता है नहीं,
तो एरिया का L2 होने की वजह से वो ऊपर जाके L-2 बनता है, और फोर्स के अंदर जो L1 है उसको -1 बना देता है। तो फोर्स का जो M1 L1 T-2 होता है उसमें L-1 बन जाएगा सिर्फ, बाकी सब सेम। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। देन K का जो डायमेंशन है वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी which is going to be the dimensionless, and here h जो है, h is the height, right? हाइट मतलब एक तरह से क्या हो गया, लेंथ ही तो हो गया ना, मीटर में मेजर करेंगे उसको, तो मीटर में मेजर करने वाला जो भी चीज है वो हमेशा लेंथ होता है, उसका डायमेंशन L1 के बराबर हमको लेना है, उसका पावर a है, वो भी भूलो मत। अभी d मतलब क्या है, यहाँ पे देखो डेंसिटी है, तो डेंसिटी तो हमको ऑलरेडी पता है, डेंसिटी इज हैविंग द डायमेंशंस m1 L-3 and here it is raised to b, ओके। एंड g जो है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इट्स अ एक्सेलरेशन ओनली, and that's why its dimensions will be same as acceleration, that is L1 T-2 here, and that is raised to c as it is. Okay, then we can just get this m raised to 1, L raised to -1, T raised to -2 just kept as it is. Here it will be L raised to a, then again here it will be m raised to, अब ये b distribute करो तो m raised to b, and here it will be L raised to -3b, okay, and here it will be c distributed here, so that L raised to c and T raised to -2c will actually be there. Yes, and then we can just combine the similar powers, so m raised to 1, L raised to -1 and T raised to -2 just kept as it is, and here it will be, see L कितने बार, अच्छा m कितने बार आया, एक ही बार आ रहा है m, तो इसलिए पहले m लिख देंगे, m का पावर जो कि b है just kept as it is, then L कितनी बार आया है, देखो 3 बार आ रहा है, देख रहे हो, a है इधर, यहाँ पे -3b है और यहाँ पे c है, ठीक है, तो तीनों पावर्स ऐड हो जाएंगे और हमको मिलेगा a -3b एंड +c, करेक्ट है। एंड t का जो पावर है तो वो एक्चुअली -2c, वो अकेला ही है, तो वो एज इट इज रहेगा, नो डाउट। एंड नाउ इफ यू जस्ट कंपेयर द पावर्स ऑफ ईच एंड एवरी टर्म्स हियर, जस्ट वेट, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, जस्ट सुनो। ओके, सो लेट अस डू दिस सम हियर, m का जो पावर यहाँ पे है वो 1 है और इस तरफ b है, so we can just say that this b will be actually equal to 1, okay, by comparing. Then again L का जो पावर हमको दिख रहा है उस तरफ है a -3b plus c, okay, and that should be equal to the power of L in this LHS here, which is going to be -1, okay, and जैसा कि वहां पे t का जो पावर है वो -2c है और वो इस तरफ -2 है, तो इसलिए वहां पे -2 के साथ इसको इक्वेट करेंगे। तो अभी देखो, सबसे पहले हमको ये b का वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है, जो कि 1 है, और c का वैल्यू इसमें से मिल जाएगा। देखो, इफ यू जस्ट डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2 हियर, तो ये दोनों को अगर हमने -2 से डिवाइड कर दिया, देखो अपॉन -2 अपॉन -2, तो जिससे यहाँ पे -2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी -2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, सिंपली c इक्वल टू 1, ओके, तो c का वैल्यू 1 मिल गया। And now if we just put this b and c here in this equation, in the middle equation here, then we can be able to get this a also. So here it becomes a minus 3 times of b, which is 1, okay, plus c, which is again 1, and that is equal to -1 actually, correct hai? So if you just try to solve this, you get this a minus 3 plus 1 is going to be equal to -1, which means a minus 2, okay, -3 plus 1 मतलब -2 हो गया, so a minus 2 must be equal to -1, and if you just take this -2 in that side, then we can be able to get this a is equal to +2 minus 1, which gives a simply equal to 1, okay, तो a का वैल्यू हमको मिल गया, that is equal to 1, yes, तो a is also 1, b is also 1 and c is already 1, तो ये तीनों का जो वैल्यू है वो हमको मिल गया,
that is 1 1 1. And now it is very easy to find out the expression for the pressure, because we can just put these values of A, B and C in equation number 1, so that we get the pressure to be simply equal to K into, here it is H raised to A, which is 1, D raised to B, which is again 1, and G raised to 1 again. So we can just get this, and also by experiments we can just find that this K is also 1 from experiments only. Yeah? Experimentally it can be found out that K is going to be equal to 1. So if we just put all these values here, then we can be able to get this B is equal to 1 into this HDG, matlab hi HDG. So this is going to be the expression for the pressure exerted by any liquid column on its base. Okay, so in this way the pressure depends on height, density and gravity here. Okay, so this is all about the whole topic. So all these three applications of dimensions have been completed here. तो यहाँ पे हमने तीनों applications complete किए हैं, जिसके अंदर हमने first इसमें देखा कि how can we verify an equation in physics. Second के अंदर हमने देखा how can we find out the conversion factor in between the two units of same quantity in different systems. और तीसरे application के अंदर हमने ये देखा कि how can we find out establish new relations, okay, using dimensions only. Just take the screenshot of this. Okay, so thank you all of you, and let us discuss the doubts on both of the assignments in the next lecture, that is on Monday. Okay, कल छुट्टी रहेगा, कल लेक्चर्स नहीं रहेंगे, so मंडे को सेम टाइम पे 4 बजे डाउट्स डिस्कस करेंगे, बट ट्राई देम ऑन योर ओन ऑनेस्टली, ठीक है ना, जितना आपके सबसे बन सकता है, ट्राई योर लेवल बेस्ट. एंड ऑल्सो हाँ, वन मोर थिंग,